हम बजट देते हैं, घोषणाएं करते हैं, स्कीम्स लॉन्च करते हैं, समाज के उस तबके को जो जरूरत है, अगर हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, कहाँ रह रही है, किस आर्थिक हालात में रह रहे हैं, तो हम उसको साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट कर पाएंगे। आप अगर आंकड़ा, जाति का जनगणना किस लिए चाहिए, समझिए, हमें असलियत पता पड़े। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसे को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक हमारे पास तथ्यात्मक आंकड़े नहीं होंगे, हम साइंटिफिकली स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार, राज्य सरकारें टारगेटेड सेगमेंट्स को पहुंचाने के लिए, आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर मुझे पता है कि यहाँ 100 में से 25 लोग बहुत गरीबी हालत में रह रहे हैं, हम 25 तक पहुंच सकते हैं। अगर आंकड़ा हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे। और इसमें आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहना कि इससे जातिवाद फैल जाएगा, मैं तो कह रहा हूं इससे खत्म होगा। अगले 2, 5, 10 साल में उन लोगों को हम उस लेवल पर ले आएंगे, फिर ये सब आर्थिक जो डिस्पैरिटीज हैं खत्म हो जाएंगी। तो जनगणना होनी चाहिए, ये आर्थिक और सामाजिक, इसमें समाज को लाभ मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जो विरोधी है तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने का काम। विरोधी तो कुछ तो कहेंगे ना, क्या कहें, वो कह सकते हैं। आपकी अलायंस आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो आप उम्मीद करते हैं विरोधी बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जमाने चले गए, अब कोई कहने वाला नहीं है। मन में अगर होगा तब भी नहीं बोलते हैं। आपकी अलायंस पार्टी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप जिस तरह अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद सबसे ज्यादा सरकार तो आपने चलाई, इससे पहले क्यों नहीं ये विचार आया? देखिए, हर दशक, हर युग में स्थितियां बदलती हैं। हमारी पहली चुनौतियां कुछ और थी। हम लोग पहले खाने का अनाज बाहर से मंगाया करते थे। ये बात करते हैं आज आत्मनिर्भर की। भारत को आत्मनिर्भर तब बना जब हमने हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, इंदिरा जी के टाइम हुआ, नेहरू जी के टाइम हुआ। हमारे भारत में बहुत कमियां थी। जातिगत जनगणना पर नहीं सोचा गया? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, जब खाने को अनाज नहीं है तो बाकी काम आदमी होंगे ना। लेकिन आज मुझे लग रहा है ये एक वास्तविकता बनी है। इसको ना, बजाय इसको पॉलिटिसाइज करने के, इस पर सकारात्मक रुख रखना चाहिए। और अगर आंकड़े सामने आते हैं तो उसमें किसी को हर्ज क्या होता है। लेकिन अलायंस कितना मजबूत है, बात अलायंस बहुत मजबूत है। लेकिन कैसे सचिन जी, मध्य प्रदेश में एसपी खड़ी है, आप किसी एक स्टेट में, किसी एक दल की कुछ सीटों के ऊपर जो अभी मीडिया में आया, उसको बेस बना के आप मत समझिएगा। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये एक नेशनल अलायंस है और बहुत जल्द हम लोग लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी स्टेट में किसी पार्टी की कुछ सीटों के ऊपर हमारा अंडरस्टैंडिंग ना बनी हो। मैं आज फिर कहता हूं, जो कुछ मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप कह रही हैं उसे हम बेहतर हैंडल कर सकते थे। बहरहाल वो टाइम निकल गया, लेकिन अब संवाद करने के बाद, क्योंकि हर नेता और हर दल की अहमियत है और कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अलायंस है तो लोगों की सेंसिटिविटीज भी होती हैं, लोगों की अपेक्षा भी होती हैं। उन सबको समेट के हम लोगों को अपना, हमने, और हमारा अलायंस का उद्देश्य क्या है, 24 में लोकसभा के अंदर हम सरकार बनाएं, इसलिए कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किसी एक या दो राज्य में, किसी एक या दो दल के कुछ कहने ना कहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अंत में हमारा जो लक्ष्य है वो नेशनल इशू है और उस पर हम लोग पूरी तरह कमिटेड हैं। इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं होनी चाहिए। क्या यही एडजस्टमेंट आपने डीएमके के साथ किया जब सनातन को डेंगू और मलेरिया उदयनिधि स्टालिन की तरफ से कहा गया? कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको कंडोन नहीं किया। किसी ने क्या बोला? अब अगर इतनी पार्टियां हैं, अगर सब पार्टियों की सारी सोच, सारी रणनीति, आइडियोलॉजी एक ही हो, सब मर्जी नहीं कर जाते सारे के सारे। अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपना बोल रहे हैं। हो सकता है मैं सहमत ना हूं उनकी बात से, लेकिन आप उसको हाईलाइट करके बोलना चाह रहे हैं। और मैं पूछूं आपसे, जो एनडीए अलायंस था वो कहां है आज? ना शिवसेना उसमें है, ना अकाली दल उसमें है, ना नीतीश कुमार उसमें है, ना पीडीपी उसके अंदर है। वो तो कोलैप्स ही कर गया। उस पर नहीं पूछेंगे आप लोग। आप लोग किसी ने स्टेटमेंट दिया उसका पूछ रहे हैं। आप जवाब दीजिए, हमने तो अरे आपका काम सवाल पूछने का, मेरा थोड़ी ना है। आपको पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि जो एनडीए इतना शक्तिशाली वाजपेयी जी के टाइम में था, आज वो दिखाई नहीं पड़ता है। आज उनको एक इंडिया अलायंस बनने के बाद कैसे कैसे 25-30 पार्टियों को जोड़ के फोटो खिंचवाई दिल्ली में कि एनडीए दोबारा पैदा हो गया। कभी मिशकल मांझी जी को लिया है, कभी किसी और को लिया है, जिनका कोई सांसद विधायक नहीं है। तो ये एक वास्तविकता है और ये घबराहट एनडीए के जहन में होना स्वाभाविक है। मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता हूं कि जब 65% वोट लाने वाली पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है, 10 साल उनको भी हो गए, काम करके दिखाए नहीं। अब कितने नारे लगवाओगे, कितने भाषण दोगे, वही रिपीट करके लोग, अब कुछ चीजें बासी हो जाती हैं। बदलाव लोग चाहते हैं तो जहन में डर आना कोई स्वाभाविक हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बदलाव की बात आपने की। 18 में एक तस्वीर सामने आई थी, राहुल गांधी ने ट्वीट की थी
राजस्थान को लेकर भी, एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर भी। राजस्थान की तस्वीर में अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे। इस बार जब 3 तारीख को तस्वीर आएगी और अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम रहते हैं तो राहुल गांधी के साथ एक चेहरा होगा या 2 होंगे? ऐसा है, जब तस्वीर आएगी अपने आप देख लेना, लेकिन जो भी तस्वीर आएगी अच्छी तस्वीर आएगी, इतना कहना चाहता हूं। सचिन पायलट जी, आपकी सबसे ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री किसके साथ है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मेरी सबसे बेहतर केमिस्ट्री कांग्रेस पार्टी के साथ है। 2024 के लिए जो विपक्षी अलायंस है उसमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कहा जा रहा है बहुत सारे दावेदार हैं, इसी पर बीजेपी आपको सवाल पूछ रही है कि कौन होगा, शरद पवार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार? बीजेपी पूछ रही है, आप पूछ रहे हो? मैं उनकी तरफ से सवाल पूछ रही हूं। हमने स्पष्ट कर दिया, हम पद के लिए लायक नहीं है। मत भूलिए, पद के लिए अगर झगड़ा करना होता तो कांग्रेस में तो सोनिया जी या राहुल जी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता था 2004 में भी। 30 साल से कोई पद पे रहा नहीं। आज भी हमारे अलायंस पार्टनर्स ने सबने कहा कि पद बाद की बात है, पहले मुद्दे की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, लोगों को मन जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे पद कौन सा भागा जा रहा है। जब जीत जाएंगे आपस में बैठ के चर्चा कर लेंगे, कोई ना कोई बन जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, पिछली बार वोट मार्जिन बहुत कम था, इस बार कांग्रेस का नारा है 156 के पार। आप क्या कहते हैं, कितनी सीटें आएंगी और क्या रहेगा? मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो मैं आपको दे रहा हूं फीडबैक, वो मेरा एक एनालिसिस है, ये काल्पनिक नहीं है। ये एनालिसिस ये है कि 156 काल्पनिक है? लोग कांग्रेस के पक्ष में और हम अच्छे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी इस मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब बाकी से देने के लिए। बहुत धन्यवाद आप। सचिन जी, मेरा अनुरोध आपसे, आप मंच पर बने रहें, क्योंकि मैं न्यूज 18 की तरफ से आपको मोमेंटो अमद भेंट करने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। अमिश देवगन सर, मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 हिंदी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा सर, प्लीज मंच पर आएं और सचिन पायलट जी को मोमेंटो भेंट कर उनका धन्यवाद दें। और इसके अलावा मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा करण अभिषेक सिंह जी, सीईओ हिंदी न्यूज क्लस्टर। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज व्यवस्था बनाए रखें और इसके बाद एक और